बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाकिस्तान की मैरीटाइम इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, एक बड़ा ही कॉस्टली प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, जिसके बारे में मुख्तलिफ लोग लोगों की ये परसेप्शन थी कि जी चाइना ने पाकिस्तान को बहुत बड़े प्रोजेक्ट के साथ नवाजा है, तो पता नहीं जो है ना क्यों पाकिस्तान के ऊपर बार बार नवाजिशें ये चाइना की होती रहती हैं। अक्सर इसके ऊपर जो है ना इंडियन मीडिया के ऊपर ऐसी पेश चीज़ें दिखाई जाती हैं। सबसे पहले मैं आपसे मैं एक जनरल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या मुझे ये बताएं कि क्या लोग जो हैं वो तरक्की की तरफ बढ़ते क्यों हैं? क्यों पढ़ते हैं लोग, किताबें क्यों पढ़ते हैं, डिग्रीज़ क्यों लेते हैं? लोग देखें आप, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एम फिल PhD लाइनें लगी हुई हैं स्टूडेंट्स की। इसके अलावा भी दुनिया एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रही है, जदीद से जदीद तर की तलाश में लगी हुई है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी वजह क्या है? क्या है इसके पीछे रीज़न? आप पीछे जाएं, तारीख में जाएं, देखें, आपको पता चलेगा कि जिस आदमी ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बिल्ड की थी, क्या वो पढ़ा लिखा था? क्या उसके पास कोई डिग्री थी? क्या वो इंजीनियर था, या उसने कोई एम फिल PhD की डिग्री थी उसके पास? या जिसने ताजमहल ऑफ आगरा बिल्ड किया था, क्या उसके पास कोई डिग्री थी? क्या वो कोई इंजीनियर था, उसने कोई एम फिल PhD की हुई थी? ऐसा नहीं था। उससे भी अगर आप पीछे जाते हैं तो मैं आपको बताऊं कि फ़िरौन के दरबार के अंदर ऐसे ऐसे लोग थे, फ़िरौन की महफिल के अंदर ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने 70 साल तक खाना स्टोर करने के तरीके दरियाफ्त किए थे। 70 साल तक वो डेड बॉडीज़ को महफूज कर सकते थे। और जो उन्होंने किला तमीर किया था उसके ऊपर 800 टन का एक एक पत्थर था, और वो पता नहीं 80,000 के करीब पत्थर लगे थे। एक पहाड़ को उन्होंने सराउंडिंग में लिया था उस किले में, और इस तरह से उसे बिल्ड किया था कि उसके अंदर सूरज की रोशनी भी आती थी, और बाहर का टेम्परेचर जो है ना वो ज़्यादा होता था और अंदर का टेम्परेचर कम था, यानी टेम्परेचर भी वैरी होता था एक्सटर्नल और इंटरनल। क्या वो पढ़े लिखे थे? क्या उनके पास कोई डिग्री थी? यकीनन नहीं थी। तो फिर इंसान इस एडवांसमेंट के पीछे पड़ा हुआ क्यों है? किस वजह से वो किताबें पढ़ता है, किस वजह से वो डिग्रियां लेता है, किस वजह से वो इतने पैसे लगाता है? तो इसका जवाब है 3 रीजंस। सिर्फ 3 बातों की वजह से वो पढ़ता है। एक है टाइम, दूसरा है कॉस्ट, और तीसरी है क्वालिटी। टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, किसी चीज़ को कम करने के लिए, किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए इंसान ने ये तरक्की की है। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी CPEC का एक बहुत बड़ा मंसूबा लॉन्च हुआ है, जिसकी कीमत $50 बिलियन है, जिसके अंदर $35 बिलियन के जो है ना वो एनर्जी के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, और $15 बिलियन के जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है गवादर के अंदर जो बिल्ट होना है। आपको मैं चाइना की एक एग्जिस्टिंग जो ट्रेड रूट है चाइना का, वो आप सबको पता ही होगा। चाइना का एग्जिस्टिंग ट्रेड रूट जो है ना वो स्टेट ऑफ मलाक्का से है। स्टेट ऑफ मलाक्का से 77% ट्रेड होती है चाइना की। 77% ईच एंड एवरी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ट्रांजिट थ्रू द स्टेट ऑफ मलाक्का। स्टेट ऑफ मलाक्का के बारे में मैं आपको बता दूं, ये 580 माइल लंबी स्ट्रेट है। स्ट्रेट होती है कि ये वाटर के अंदर एक नैरो पास होता है। इट इज़ अ नैरो पास इन द वाटर हु लिंक्स टू वाटर बॉडीज टू ईच अदर। ये स्टेट ऑफ मलाक्का इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में मिलाती है। साउथ चाइना सी के अंदर जाने के लिए स्टेट ऑफ मलाक्का से आपको गुजर कर जाना पड़ता है। चाइना की अभी मौजूदा ट्रेड जो है वो स्टेट ऑफ मलाक्का से होती है। इसमें डेप्थ जो है ना वो 25 मीटर है। क्या आपने कभी ये सोचा है अगर ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का बंद हो जाए तो क्या हो सकता है? इस स्ट्रेट के ऊपर 3 बड़ी ताकतों की नज़र है। एक इंडिया की, उसके बाद USA की, और फिर जापान की। जापान की ट्रेड भी यहीं से होती है। एक बार ऐसा हो भी चुका है कि स्ट्रेट ये बंद हुई थी, जिसमें चाइना को अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, शिपिंग के अंदर अच्छा खासा लॉस हुआ था। इसका अल्टरनेट साउथ चाइना सी में जाने के लिए कौन सा है? एक है स्टेट ऑफ संडा और एक है स्टेट ऑफ लंबोक। ये दोनों स्टेट्स इंडोनेशिया के अंदर है, इंडोनेशिया के आइलैंड्स में है। यहाँ पे चूंकि डेप्थ बहुत कम है, जहाज़ों को यहाँ गुजरने के लिए वेट करना पड़ता है हाई वाटर का, और उस तरह से जहाज़ों का जो है ना टाइम इंक्रीज़ हो जाता है जाने के लिए। जब टाइम इंक्रीज़ होता है तो डेफिनेटली कॉस्ट भी बढ़ जाती है। क्वालिटी जो पेरिशेबल गुड्स जाती हैं, जिनके अंदर फ्लावर्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, जो ट्रांसपोर्ट होती हैं, ज़ाहिर उनकी क्वालिटी के ऊपर भी असर पड़ेगा। जो मैंने आपको 3 स्टार्टिंग में लफ्ज़ बताए थे, टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी, आप उनको याद रखिएगा। पूरी की पूरी वीडियो उसके गिर्द ही रिवॉल्व करती है, सही है? अच्छा, अगर ये जियो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो स्टेट ऑफ मलाका
जिसके अंदर 77% ट्रेड जिसके अंदर से चाइना की गुजर के जा रही है, अगर गॉड फॉरबिड इसके अंदर कोई शिप डूब जाता है या डबो दिया जाता है, ये स्ट्रेट ब्लॉक हो जाती है, तो चाइना की ट्रेड ब्लॉक हो जाएगी। दूसरी जो स्ट्रेट्स हैं वो यूज़ करने के लिए चाइना को बहुत अच्छा खासा टाइम लगेगा, कॉस्ट लगेगी और क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ होगी। इसका अल्टरनेट चाइना ने ढूंढा था गवादर में। गवादर पोर्ट को जो है ना डायरेक्ट एक्सेस भी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से भी 37% ऑयल ट्रेड जो वो चाइना की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से होती है, तो गवादर पोर्ट जो है वो उसके भी करीब है। तो यहाँ से गवादर को एक्जियोंग प्रोविंस के साथ, काशगर सिटी के साथ लिंक किया एक बड़े मंसूबे के तहत चाइना ने, ताकि यहाँ से अपनी ट्रेड को मेंटेन रखा जाए। इस तरह से स्ट्रेट ऑफ मलाका का एक अल्टरनेट भी उसको मिल गया और एक बहुत बड़ा डिस्टेंस भी रिड्यूस हुआ। डिस्टेंस चूँकि काशगर से लेकर अगर आपने साउथ चाइना सी की जो पोर्ट्स हैं वहाँ तक आना हो, तो वहाँ तक लैंड का जो डिस्टेंस है वो लैंड के डिस्टेंस के बराबर डिस्टेंस है गवादर से लेकर काशगर तक। इस तरह से अच्छा खासा सी का भी एक उसने रूट अपना जो है ना वो डिक्रीज़ किया, और उसके बाद लैंड का भी एक रूट डिक्रीज़ किया। ट्रक के ऊपर जो कॉस्ट है वो कॉस्ट भी डिक्रीज़ होती है। आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि चाहे उसकी जो है ना ट्रक की कॉस्ट भी डिक्रीज़ हुई है, उसके बाद उसकी जो है ना उसका टाइम भी डिक्रीज़ हुआ है, क्योंकि चाइना की जो ज़्यादातर इंपोर्ट है ना वो गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ है, जिसमें अमान है, सऊदी अरेबिया है। ये ग्राफ के अंदर आप देख रहे हैं उसने 3 ट्रिलियन US डॉलर की जो है ना वो इंपोर्ट किया है इन मुल्कों से। और उसके बाद आप ये नेक्स्ट ग्राफ के अंदर देखें, इस ग्राफ के अंदर आप देख रहे हैं कि इन्हीं मुल्कों को उसने मोर देन 5 ट्रिलियन US डॉलर की एक्सपोर्ट भी की है। चाइना की इकोनॉमी इसी वजह से स्ट्रॉन्ग है कि वो जिन मुल्कों से इंपोर्ट करता है उन मुल्कों को एक्सपोर्ट भी करता है, और वो इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इन्हीं मुल्कों को। आपने इस ग्राफ के अंदर देख लिया होगा वेरिएशन उसकी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में। और ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है वो ये होती ही स्ट्रेट ऑफ मलाका के थ्रू है, इसी रूट के थ्रू हो रही है। अब ये सारी की सारी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जब होगी सिर्फ़ और सिर्फ गवादर के रास्ते से, तो यकीनन वो टाइम भी इम्प्रूव होगा शिपिंग का, उसके बाद कॉस्ट भी इम्प्रूव होगी और उसकी बाद क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि ये इनको इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा पोर्ट्स के ऊपर। शिप्स का डिले टाइम डिक्रीज़ होगा, पोर्ट्स के ऊपर उनकी मसरूफियत कम होगी, कॉस्ट डिक्रीज़ होगी उसकी, और यकीनन वो अपनी इकोनॉमी के अंदर जिन चीज़ों का हिस्सा है उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देगा, जो कि शिपिंग्स हैं, टर्मिनल्स हैं, पोर्ट्स हैं, उनके ऊपर उनके अंदर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देगा इसके साथ ही। और आप देखें कि जब जियो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना ने ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करना ही करना था, तो इससे पाकिस्तान ज़्यादा फ़ायदा भी ले सकता था। कैसे ज़्यादा फ़ायदा ले सकता था? अगर कितना अच्छा होता अगर इस एग्रीमेंट्स के अंदर ये लिख दिया जाता कि सीपैक कंस्ट्रक्शन के अंदर जितना भी मटेरियल आएगा वो सारा का सारा PNSE के जहाज़ों के ऊपर आएगा। इस तरह से पाकिस्तान की एक नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन जो है वो ग्रो करती। उसको में ऐसा भी हो सकता था उसमें इन्वेस्टर जो है ना इन्वेस्ट कर देते, जहाज़ नए आ जाते, और ये ट्रेड जो है ना PNSE की ट्रेड जो है ना वो इंक्रीज़ होती, PNSE के ज़रिए से मुल्क की इकोनॉमी इंक्रीज़ होती। और अभी आपको पता है जो गवादर के अंदर एयरपोर्ट का इफ्तिताह होने वाला है, 6000 टन उसके ऊपर स्टील लगा है। कितना अच्छा होता अगर ये PNSE के जहाज़ लेके आते। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी ये बातें अच्छी लगी हो, तो इनको लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।